नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। माधव निदान का जो सत्र है बहुत ही श्रेष्ठ सत्र है कि हम लोग सुबह सुबह उठ के और माधव निदान पढ़ते हैं। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करूंगा, आप लोग बस 2 मिनट रुक जाइए क्योंकि नए लोग जो ज्वाइन होते हैं तो कट कट खट खट किचन की आवाज आती है। आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, पांडुरोग की संप्राप्ति। हम लोगों ने पांडुरोग क्या है इस पर चर्चा किया था परसों। अब पांडुरोग की संप्राप्ति कैसा बताया है वो देखते हैं। तो श्लोक जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो देखिए। इसमें से बता रहे हैं व्यायाम अम्लम लवणानि मध्यम मृदुम दिवा स्वप्नमतीव तीक्ष्णम निषेव मानस्य प्रदुष्य रक्तम दोषास्तोचम पांडुरताम नयंती। इसका मतलब ये है कि जो भी इंसान बहुत ज्यादा व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है बहुत ज्यादा, मतलब अपने शक्ति से ज्यादा व्यायाम कर रहा है, फिर बहुत ज्यादा अम्ल रसात्मक द्रव्यों का सेवन कर रहा है, फिर बोल रहे हैं लवण रस का बहुत ज्यादा सेवन कर रहा है। आजकल क्या है कि जो भी जंक फूड वगैरह आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा नमक रहता है, या कुरकुरे चिप्स वगैरह है उसमें बहुत ज्यादा लवण रस रहता है, तो लवण रस का सेवन ज्यादा हो रहा है। फिर मद्य का सेवन ज्यादा अगर कोई करता है, उसी तरह से मृदु बहुत ज्यादा ना, मद्य जो रहता है, शराब जो है मद्य, और जो अच्छे से विधि रहित तरीके से मद्य बनाया गया है उसका सेवन ज्यादा कर रहे हैं। फिर मृदम 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 मतलब मिट्टी खाने से, बहुत ज्यादा जो मिट्टी खाते हैं। अभी कल मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया था, एक डॉक्टर है बीएमएस डॉक्टर, एमडी स्कॉलर है, वो भी मिट्टी खाती है। उन्होंने लिखा कि सर मुझे मिट्टी खाने की आदत है, तो मैं और मेरी फ्रेंड खाते हैं, तो डॉक्टर होके खाते हैं। तो ये जो मिट्टी खाने की आदत होती है, इससे फिर दिवा स्वप्न, जो दिन भर सोते रहते हैं और रात को सोए या नहीं सोए लेकिन दिन में सोने की आदत रहती है, उनको भी ये पांडु रोग हो जाता है। इसी तरह से बताया जाता। और दिवा स्वाप जो है ना, ये वर्ज्य बोला है, केवल ग्रीष्म ऋतु में अलाउ किया गया है, बाकी हर सीजन में। और सूर्योदय के बाद 5 मिनट भी अगर सो रहे हैं तो वो दिवा स्वाप के अंडर में आता है। तो दिवा स्वाप करना। फिर जो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि सरसों का सेवन कर रहे हैं, मिर्च का सेवन कर रहे हैं, गरम मसालों का सेवन कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जो सेवन करते हैं उनके शरीर में क्या होता है, निषेव मानस प्रदुष्यम रक्तम। ये सब क्या होता है कि पित्त को प्रकोपित कर देता है, और ये पित्त को प्रकोपित होने के बाद बोल रहे हैं कि प्रदुष्य रक्तम दोषास्त्वचम पांडुरताम नयंती। मतलब यह रस रक्त मांस को दूषित करके त्वचा में पांडुरता उत्पन्न कर देते हैं। तो इन्होंने शॉर्ट में संप्राप्ति बता दी, लेकिन जब चरक संहिता हम लोग देखते हैं, चरक संहिता में चिकित्सा स्थान जो है उसमें ये बताया कि ये सब जो पित्त प्रकोपित आहार विहार है, इसका सेवन जब ज्यादा किया जाता है तो शरीर में उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पित्त की। और वो पित्त जो रहता है ना, वो शरीर में इंटरनली स्वेदन करता है। जिस तरह से बाह्य स्वेदन होता है, हम लोग गर्मी में गए तो हमको कैसे पसीना बहुत ज्यादा आता है, उसी तरह से शरीर के अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पसीना आता है।
स्वेदन होता है, और जितना भी द्रवांश है और स्नेहांश है, स्नेह और द्रव, ये पूरी तरह से स्वेदन होता है इंटरनली, और उसकी वजह से क्या होता है कि त्वचा, रक्त और मांस जो है ना वो दूषित हो जाता है, और उसकी वजह से स्नेहांश की कमी हो जाती है, और मेद की कमी हो जाती है, ओज की कमी हो जाती है, और खून की, रक्त की कमी हो जाती है, रस की कमी हो जाती है, और उसकी वजह से शरीर जो है भेक वर्ण सन्निभा, मतलब मेंढक के समान रंग का हो जाता है, और खून की कमी होके वो पेशेंट पेल, ऐसे पांडु मतलब पेल, PALE, इस तरह का कलर का दिखने लगता है, और उसमें रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो और वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, तो पित्त इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अंदर ही अंदर स्वेदन करता है, और स्वेदन होना यह पांडु रोग का है। ये सारा टीका में बताया, चरक संहिता में। तो अंदर ही अंदर सारा स्नेहांश कम हो जाता है, और उसका इफेक्ट मेद धातु पे, रक्त धातु पे, रस धातु पे और ओज पे पड़ता है। तो उसमें बोला है कि निस्सार, मेधसार, शिथिलेंद्रिय, ऐसे शब्द बताए कि इंद्रिय, जितने शरीर के अवयव हैं वो सब शिथिल हो जाते हैं, इंद्रिया भी शिथिल हो जाती हैं। तो इस तरह से संप्राप्ति बताइए। और टीकाकार इसमें ऐसा बता रहे हैं, माधव निदानकार के टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि संप्राप्ति महा व्यायाम इत्यादि, मतलब संप्राप्ति जो है वो व्यायाम आदि शब्द से बता रहे हैं। रक्त मृत्युपलक्षणम तेन त्वंग मासमपि दुष्यत्वेन दृढ़ बलेन पठितम हरितेन रसोपीति, मतलब व्यायाम आदि जब बता रहे हैं तो रक्त तो उपलक्षण मात्र है, लेकिन इसमें मैनिफेस्टेशन कहाँ दिखता है? तो त्वचा और मांस दुष्य रूप में पाए जाते हैं, ऐसा आचार्य दृढ़ बल का मत है। जो कश्मीरी पंडित है दृढ़ बल, जिन्होंने चरक संहिता जब जला दिया गया, तो उन्होंने दृढ़ बल ने 6वीं शताब्दी में इसको अच्छे से लिखा और संपुरित किया। दृढ़ बल ने चरक संहिता को बहुत सारे अध्याय जोड़े। और हारित जो हैं, जो अग्निवेश के क्लासमेट हैं, वो बोलते हैं कि इसमें रस जो है वह दुष्य रूप में रहता है। पांडु रोग जो है रसगत व्याधि है। कुछ लोग का मत है कि ये रक्तगत व्याधि है, मतलब रक्त के क्षय से होता है। हारित जी है वो, उनका मत है कि ये रस की क्षय होने से हो जाता है। सबका अपना अपना मत है। मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और कुछ बताइए। 1 मिनट, मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप लोग बताइए। पांडु रोग के पेशेंट आप लोगों ने देखे हैं? डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? जी वैद्य जी नमस्ते। प्रणाम। आप कल नहीं आए तो काफी मतलब संस्कृत टीका में हम लोगों को आपकी सपोर्ट चाहिए रहती है। और मैं आ गया ना आज, एक एक शब्द का। जी जी जी। तो ये बिल्कुल एकदम पेशेंट्स में देखा जाता है जो लेकर आते हैं, मतलब आते हैं कि बहुत पीला पीला और वीकनेस हो रही है। हीमोग्लोबिन हम लोग जब करवाते हैं डाउन आता है, और उनकी हिस्ट्री लेने पर ये काफी सारी चीजों की हिस्ट्री देते हैं कि उनका जो आहार है उसके अंदर मिर्च मसाले खटाई और ये सब चीजें रहती हैं। और जो मिर्चों में मोस्टली जो हम लोगों के नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जो अचार पड़ते हैं उसके अंदर राई जो है उसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो ये ऐसी ऐसी वस्तु ही खाकर आते हैं जब उनका हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। और वो केवल मतलब ये नहीं कि हीमोग्लोबिन की जांच कराई है, तो वो सच में पेल मतलब एकदम आते हैं। और जब वो पेल आते हैं और कमजोरी की कंप्लेन लेकर आते हैं, और तब जांच कराने पर हीमोग्लोबिन डाउन आता है, साथ में वीकनेस और ये सब कंट्रोल लेकर आते हैं, और आहार को सही कर देने भर से काफी मतलब चेंजेस आते हैं। जब हम आहार को हिस्ट्री में मान के चलते हैं कि जो उनकी हेतु था वो जैसे ही हेतु को ठीक करते हैं तो काफी चीजें जो है वो कंट्रोल में आती हैं। अगर उनके ये इनिशियल फेज में केवल आहार तक में ही चेंजेस, मतलब आहार केवल बदलने भर के बाद दोष प्रकोपित तो हुए हों, इतने ना हुए हों कि वो डीप सीटेड हो जाएं, तब तक केवल आहार बदलने से काफी फर्क आता है। जी वैद्य जी। अब देखिए, एलोपैथी साइंस बोलता है कि एनीमिक हो गए, हीमोलाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये जो मॉडर्न का कॉन्सेप्ट है कि एचबी लेवल खराब खराब हो जाता है, आरबीसी का अलग अलग डिफॉर्मिटी होने लगता है, आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो ये मानते हैं। लेकिन आयुर्वेद कैसे बोलता है कि पित्त प्रकोपक आहार विहार, ये आयुर्वेद का संप्राप्ति है ना, ये अलग ही है, कुछ डिफरेंट। तो ये स्पेशलिटी है अपनी आयुर्वेद की। इसलिए हम जो चिकित्सा करते हैं वो पित्त शामक, या तो हम स्नेहन करके दाढ़ीमादी घृत, कटुकादि घृत ये दे के हम विरेचन कराते हैं, मृदु विरेचन करा के तब हम रस रक्त को अच्छा करते हैं।
लौह कल्प देते हैं या रक्त प्रसादन करने वाले। तो ये जो पित्त का इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे स्पेशलिटी है हमारा। जी। और वेजी, लेकिन मतलब हम कितना भी कोई ट्रीटमेंट्स करते हैं, उनके आहार को बदले बगैर कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते। जी वेजी। अभी अंजना मैम बताएंगी, वो नेशनल प्रोग्राम भी चला है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन की टैबलेट्स देनी है, फेरस सल्फेट और वो सब गोलियां दिया जाता है। तो वो खाते रहते हैं लेकिन तब भी एचबी लेवल सुधरता नहीं है, मतलब वो पांडु रोग रहता ही है, क्योंकि ये सब आहार विहार का सेवन हो रहा है। तो एचबी 8-9 तक ही रहता है सभी गर्भिणी स्त्रियों का। जी जी। जी। अंजना मैम आप कुछ बताइए, आकांक्षा मैम आप कुछ बताइए। जी सर, सुप्रभात सर, सभी लोग नमस्कार सर। ये बहुत अच्छा है अगर हम देखें अपने आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत अच्छी संकल्पना है इसकी संप्राप्ति की भी, और इसकी जो है क्या कहते हैं, जो हमारे पास कॉमनली पेशेंट, इसके हम सभी लोग चिकित्सक लोग इसके 80% पेशेंट देखते हैं, स्पेशली हमारी जो फीमेल पेशेंट आती है उनमें ये प्रॉब्लम, पांडु की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो और ये भी बात सही है कि जो खाने में जितना प्रज्ञा अपराध हमारी जो लेडीज पेशेंट करती हैं, वो मानती भी नहीं, और वो जानबूझ के भी, जैसे उनको बाहर निकलना है तो उनको गोलगप्पा खाना है, उनको चाट खाना है, उनको जो है इस तरह से जो फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, उन लोग बच्चियां या फिर कुछ एज, जैसे मैंने पिछली बार भी बताई थी कि 3 एज में हम डिवाइड करते हैं, प्यूबर्टी हो, चाहे रिप्रोडक्टिव हो, और चाहे मेनोपॉजल हो। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि आपने अभी बोला कि चाहे वो रक्त की दृष्टि मान ले, चाहे वे रसवश की दृष्टि मान ले, और दूसरा हमारे जो आचार्य ने बताया है कि ये भी बताया है कि जो पित्त प्रधान हम दोष कुपित होता है, या पित्त दोष हमारी कुपित होता है, तो फिर वो जो रस धातु बनती है वो भी कुपित होती है। तो रस धातु से रक्त में धातु की दृष्टि होती है। अगर दूसरी तरह से देखें तो जो वो धातु कुपित है वो हृदय में भी प्रवेश करती है। तो हृदय में जो रहने वाला पित्त की बात हम करते हैं तो साधक पित्त होता है, और अगर हम यकृत में रहने वाले पित्त की बात करते हैं तो रंजक पित्त होता है। और इन दोनों पित्त के जो है दृष्टि इसमें स्पेशली बताई गई। और अगर हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं तो हमने देखा है कि अगर हमने देखा कि अगर पेशेंट को हम प्रॉपरली जो है वो उसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी दिखाते हैं, या समटाइम्स जो है उन्होंने बताया कि हमें लीवर के जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, और वो ऐसे पेशेंट को जो है, जैसे अभी हमने बोला हिपेटोसेलुलर जो है एक कॉज बताया है, हिपेटिक कॉज बताया है, एक कॉज बताया है, एक हीमोलिटिक कॉज बताया है, एक मेगालोब्लास्टिक, कई टाइप्स बताए हैं। लेकिन अगर हम शास्त्रोक्त बात करते हैं तो जब वो रंजक पित्त काम ही नहीं करेगा और वो किसी भी तरह से रस धातु का रंजन नहीं करेगा, तो फिर रक्त धातु की उत्पत्ति ही नहीं होती है, या फिर वो रक्त, जो हमारा रक्त पोषक आहार विहार है, इसका सम्यक जो है वो पाचन नहीं हो पाता है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे जो हम पाचक पित्त की बात करते हैं, या हम साधक पित्त की बात करते हैं, या फिर हम रंजक पित्त की बात करते हैं, हमें यहाँ पे इन पे कहते हैं ना कि थोड़ा सा हम आगे आए, और पित्त की दृष्टि में भी हमें ये देखें कि कौन कौन से पित्त है। तो आलोचक पित्त आंख में रहता है, भ्राजक पित्त जो है स्किन में रहता है। लेकिन हम डायग्नोसिस आलोचक पित्त से ही और भ्राजक पित्त से ही कर पाते हैं। लेकिन जो हम देखते हैं कि जो दोष से समूर्छना हो रही है वो स्पेशली साधक और रंजक पित्त पे होती है। और वो पित्त कितने अच्छे से जो है वो अगर हम मॉडर्न पैरामीटर से भी देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो जो उनकी बनाई हुई डायग्नोसिस है और जो हमारे आचार्यों के द्वारा दी गई है दोष दूसरे समूचना है, उन दोनों में बहुत अच्छे से एक, जैसे आपने बताया सारी बातें, बहुत रिजेम्बलेंस है। और यहाँ अगर हम पित्त की दृष्टि को दूर कर ले या पित्त को होने ना दें तो हमारा जो पांडु रोग है वो बहुत अच्छे से हम उसको संभाल पाएंगे या देख पाएंगे और उसकी चिकित्सा कर पाएंगे। जी सर। एक मिनट। हाँ, और डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर आप कुछ बताना चाहेंगे? सर शायद बाहर है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे होंगे तो आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी बच्चियां जो रहती हैं प्यूबरिटी एज में रहती हैं, उनका भी एचबी लेवल बहुत कम रहता है, ऐसा देखने में आता है। पवन जी आपका प्रणाम सर। बताइए। हाँ जी बताइए। प्रणाम सभी को सर। अभी ऐसे बहुत से पेशेंट आ रहे हैं जिनका एचबी तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन उन सबका बीपी बहुत लो रहता है। अच्छा,
जी, तो ऐसा क्यों? किसी किसी का तो 80/60 भी है। अभी एक पेशेंट आ रही है, तो ऐसा खाने पीने में सब ठीक रहता है उन लोगों का, नॉर्मल, और एज भी ठीक है। ऐसे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, एनीमिक भी नहीं है, मतलब हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल ही है, एमसीवी लेवल भी ठीक ही था, फिर भी क्यों बीपी इतना कम रहता है? तो उसमें वो नमक कितना खा रहे हैं वो देखिए, और रात्रि जागरण हो रहा है क्या वो देखिए। नहीं हो रहा है सर। 9 बजे के आसपास वो सो जाती है, सुबह 6 बजे उठ जाती है। नमक भी ठीक खा रही है, फिर भी मैंने और बोला उसको कि अब गर्मी आ गई तो नींबू पानी में नमक मिला के 2-3 बार और लिया करी, पर लो बीपी नहीं रह रहा है ठीक तो हो रहा प्राणायाम कराने को बोलिए, सूर्य नमस्कार कराने को बोलिए, एक्सरसाइज बोलिए। है। सर जी प्रणाम सर। हाँ जी बताइए। सर इसमें नारदी लक्ष्मी विलास रस आपने बताया था सर, एक हाँ बार पानी में चर्न करके उसमें 1 लीटर बिस्लरी की बोतल में अगर नारदी लक्ष्मी विलास रस की सर टेबलेट्स डाल के और उसको फिर घूट घूट करके पीना है, उसके बाद चलना है थोड़ा सा। 10 टेबलेट्स। हाँ। हाँ। तो सर मतलब एक ही दिन पिलाना है कि नहीं, कुछ मैं दिन फिर कंटिन्यू? बताता हूँ। नारदेय जी लक्ष्मी विलास रस लाइए 10 गोलियां, और उसको जी पीस लीजिए, एकदम फाइन पाउडर कर दीजिए कूट के, जी और उसको 1 लीटर बिस्लेरी के पानी में डाल दीजिए, और जी 50 ml सुबह, 50 ml शाम को, ये देना है खाने जी के बाद। और जब भी वो पिए मेडिसिन के रूप में, और वो खराब नहीं जी होता 10 दिन तक, 50 ml जी जी सुबह, 50 ml शाम को, और दे के 100 या 200 स्टेप्स चलना है। तो ये जी नारदेय सर लक्ष्मी विलास रस में अबरक भस्म है, और पान का पत्ता है, और जितने घटक द्रव्य हैं वो मैंने जी बताया, सर पढ़ाया भी, उस पे एक लेक्चर है। तो वो लेने से जी लो बीपी का नॉर्मल हो जाता है। जी जो कार्य सर डिजिटलिस ड्रग्स का होता है ना, तो वो जी ये जी सर कार्य नारदेय लक्ष्मी विलास रस करता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं हुआ, लो बीपी वाले हमेशा अच्छे हो जाते हैं। जी सर, थैंक यू सर। प्रणाम एक और सर। पेशेंट थी अब बोलिए वर्षा मैम, कंप्लीट करिए, फिर विश्वनाथ जी बोलेंगे। सर, उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, और वो मतलब ऐसे दिन में तो कम ही जाता है, लेकिन उसका कहना था कि जब वो तालाब में या किसी भी नदी में अंदर पानी के अंदर जाके जब नहाती है तो बहुत ज्यादा एकदम से फ्लो होता है, और अभी 2 महीने से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो कॉज निकालिए, हेतु निकालिए कि क्यों हो रहा है ऐसे। चंद्र प्रभावटी, पुष्यानुक चूर्ण, जी अश्वगंधा। नहीं तो सर, ऐसा ही बस क्यों हो रहा है कि पानी के अंदर जाने से ही एकदम ज्यादा फ्लो हो रहा है, बाकी कुछ ऐसे दिन भर में थोड़ा बहुत ही तो होता है कि क्यों जैसे तालाब होता में क्यों नहाना है उनको, ये क्या शौक है। है। जी सर, मैंने भी बोला था कि मतलब, और अगर तालाब में भी वो पानी बाहर निकाल के नहाती है, बाहर मतलब पानी के अंदर नहीं जाती, तो नहीं हो रहा है ऐसा। तो क्यों जा, वो तो प्रेशर ऐसा। से, और तालाब में जाने के बाद जो पानी का प्रेशर है उसका कुछ इफेक्ट हो रहा होगा। जी सर। शास्त्रों में तो बोला है कि स्त्रियों को ओपन स्पेस में नहाना नहीं चाहिए। नहाने चाहिए, जी सर। नमस्कार सर, हाँ सर सुप्रभात। बताइए। हाँ। सर एक पेशेंट आई थी मेरे पास 2 दिन पहले, तो उसको करीबन 1 महीने से ब्लीडिंग हो रही थी। हम्म। मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पहले हिस्ट्री रही है उसकी, बट उसने आयुर्वेद वगैरह नहीं किया, होम्योपैथी लेके उसको ठीक किया, बट इस बार कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो हमारे पास आई, तो आपने जो बताया था ना, तो मैंने शुरू में ब्लीडिंग के लिए उसको दवाइयाँ दी, तो टचवुड एक एक 3-4 दिन में ब्लीडिंग रुक गई। और उसके बाद फिर वो ब्लीडिंग की दवाई खाली लेकर गई, बाद में आई नहीं। फिर अब मेरे पास एक एक 1.25 महीने के आसपास आई है। तो यार वो तो ठीक है उसका, क्योंकि वही दवाइयाँ वो खा रही है, रक्त स्तंभक। लेकिन अब वो कह रही है ना कि मुझे, मतलब मैंने उसके साथ रक्तवर्धन मतलब खून बढ़ाने के लिए भी दवाइयाँ दी थी। बाद में फोन पे उसने पूछा था, क्योंकि पेशेंट आ नहीं पाता मेरे पास क्लिनिक पे। तो अब ऐसा हो रहा है ना कि उसका ब्लीडिंग ठीक है, उसको मैंने 1-1.25 महीना खून की दवाइयाँ भी चलाई। लेकिन अब वो कह रही है ना कि मुझे मतलब पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है, और क्या बोलते हैं, मिट्टी खाने की बहुत इच्छा हो रही है, और कोहनियों में, एल्बो में, यहाँ वहाँ सब जगह दर्द हो रहा है। तो मैंने उसको फिर वो रक्त पाचक और रस पाचक वो शुरू तो कर दिया है। बट मैं यही सोच रहा था कि मतलब ऑलरेडी अगर हीमोग्लोबिन गिरा भी होगा, क्योंकि उस टाइम उसका हीमोग्लोबिन कम था, तो 1-1.5 महीना तो हमने खिलाया है, तो अभी थोड़ा भी चेंजेस नहीं आए होंगे क्या ऐसे? आए होंगे, लेकिन आपने क्या दवाई दिया वो तो बताइए। सर उसको रक्त स्तंभक वटी, आपने जो बताया था ना कि ब्लीडिंग ज्यादा हो, तो नागकेशर और कुटजा अरिष्ट वो चालू किया था। और हम्म। साथ में शायद उसके पहले रक्त स्तंभक फोन पे उसको बताया था, तो उसने वही चलाया। फिर उसके साथ मैंने अभिपत्तिकर चूर्ण दिया था उसको, क्योंकि उसको पेट वेट के भी मतलब सही नहीं था। यही चल रहा था। उसके बाद वो आई नहीं मेरे पास। फिर अब उसने फोन पे मतलब 1-2 दिन पहले बात करी, तो फिर मैंने उसको ये आम पाचक और नहीं सॉरी रस पाचक और रक्त पाचक शुरू किया। आप उनको बोले मिट्टी मत खाए, नहीं तो बाद में तकलीफ होगा, पूरा स्त्रोतरोध हो जाएगा। हाँ वो तो बंद कर दिया, बट वो कहने का मतलब कि ये अगर क्यों हो रहा मिट्टी है खाने हमने। का मन कर रहा है तो प्रवाल पंचामृत आता है, गोदुग्ध भावित,
तो वो अगर खाएंगे ना तो वो एकदम मिट्टी जैसे ही रहता है, मतलब लेकिन हमारा शुद्ध रहता है, मतलब इसमें प्रवाल मुक्ता फल शंकु शुक्ति कपर्दिका नाम से समांश भागम, ये सब भस्म बनाए रहते हैं ना, तो शरीर को पॉजिटिव कैल्शियम की जो कमी की वजह से मिट्टी खाने का मन कर रहा है, तो वो अच्छा, हम मेडिसिन के रूप में दे दें तो नहीं मन करेगा, बैलेंस। लेकिन इसमें इसमें हीमोग्लोबिन कम है उसका भी रीजन होगा ना, मतलब मिट्टी हम लोग पांडु रोग पढ़ हाँ रहे थे ना उसमें। हाँ, और कैल्शियम की कमी की वजह से मिट्टी खाने का मन करता है, तो हम लोग प्रवाल पंचामृत देंगे, शंख भस्म देंगे, अच्छा सब ठीक हो जाएगा। जी। और इसमें त्रिफला जैसे पहले स्नेहन करके फिर त्रिफला या तीक्ष्ण विरेचन मिश्रक स्नेहम वगैरह देके स्त्रोत शुद्ध करना पड़ता है, और अच्छा स्त्रोत शुद्ध करके फिर हम रस पाचक देते हैं या लौह कल्प देते हैं, ताप्यादि लौह, नवायस लौह, त्रिक्त्र्यादि लौह, ये सब जब देते हैं तब वो स्टेबल होता है। और कैल्शियम की कमी को कम करने के लिए, ठीक करने के लिए प्रवाल पंचामृत साल भर भी दिया तो वो भी अच्छा रहता है। ठीक है जी, जी सर, ठीक। आप बोलिए कि आप ना वो नेचुरल मिट्टी मत खाइए, हम जो दवाई दे रहे हैं ये खाइए, फिर 5-5 गोली प्रवाल पंचामृत देंगे ना सुबह शाम तो वो ठीक हो जाएगा। जी सर, हाँ ठीक है। ठीक है। डॉक्टर ठीक पवन जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी सर, प्रणाम सर सभी वेदों को। जी सर बहुत सारे केसेस तो देखने को मिलते ही हैं। ज्यादातर तो यही आपने जैसे भी हमारे पहले में तो बताया भी, इसका बेसिक जो कारण है ज्यादा व्यायाम करना, अधिक एसिड वाले फूड वगैरह खाना, और ज्यादा अल्कोहल वगैरह लेना और दिवास्वप्न करना। ये सारे लोगों को अगर हम उनका पूरा देखें, जितने भी हमारे पास रोगी आते हैं पांडु के, एनीमिया के, तो ये उनमें हेतु मिलते ही मिलते हैं। खासकर आजकल लड़कियों में तो बहुत ही ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि जितने भी आईटी सेक्टर के अंदर में जितने भी लड़कियां हैं, उनका यही बेसिक हेतु रहता है। उनको सारा दिन कॉफी और चाय में रहना होता है, उनको यही कभी चिप्स खा लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक पी ली, और वही उनका बेसिक हेतु मिलता है। उनमें एच बी लेवल मेरे को नहीं लगता किसी को 10 या 12 से ऊपर रहेगा, और उनका वायु प्रकुपित हो जाता है। इसके बाद फिर रक्त को दूषित हो जाता है। ये सारे सिम्टम तो आजकल देखने को मिलते हैं। मैं कल भी मेरे पास एक लड़की ने फोन किया, और वो मेरे दोस्त की लड़की है, वो ऑस्ट्रेलिया रहती है, और उसका एच बी यही था 9 ग्राम। मैंने उससे उसका पूछा, मैंने कहा बेटा भाई आप इतना दूर रहते हो, और आपका तो वहां तो बाहर का तो सारा सही टाइम से खाना पीना। कहते नहीं अंकल, काम का स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है, सुबह तो मैं कॉफी कॉफी कुछ खा के चली जाती हूँ, और दोपहर को बीच में खाने का टाइम होता नहीं बनाने, वो किसी मोबाइल शॉपिंग में काम करती है वहां पे, और दिन में भी यही फास्ट फूड खा के एक ही टाइम खाना खाती है वो, और उसकी वजह से उसको इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन हो गई। ये पांडु रोग हो गया, उसकी वजह से फाइब्रोइड्स हो गया। ये सारे हेतु तो आजकल सर देखने को मिलते ही मिलते हैं। और जैसे मैम ने बताया, मैम ने बहुत अच्छा बताया, पित्तों का ये साधक पित्त और रंजक पित्त की ये दृष्टि से, और आलोचक पित्त और भ्रांजक पित्त से डायग्नोसिस, ये एकदम पहले हम इस उससे नहीं देखते थे। हम तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो यही रहता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। वही आयरन पर प्रेशर देते हैं, पर उसे बहुत सारे लोगों को तो एब्जॉर्प्शन होता भी नहीं है वो, हेतु हम उसमें कुछ देखते ही नहीं है। तो अब जो ये हेतु के हिसाब से मैं सोचता हूँ और ज्यादा रिफाइन रहेगा, ज्यादा हमारी चिकित्सा और ज्यादा बढ़िया होगी इसमें। जी ठीक है, थैंक यू आपका। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। मैं ये कह रही हूँ, जैसे आजकल जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, लो बीपी की बहुतों को रहती है, तो इसमें सर रसपाचक वगैरह चलाएं, क्योंकि अगर लो बीपी रह रहा है तो मतलब हार्ट की विकृति है। जैसे अगर हम कहें कि नमक ज्यादा ले लो, तो नमक ज्यादा लेना तो इसका मेन सोल्यूशन नहीं होगा ना सर। ये तो टेम्पररी है कि 1-2 दिन ऐसा लग रहा है तो भले ले लिया, अदरवाइज फिर वो सॉल्ट तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उससे अच्छा ऐसा है। नारदेल लक्ष्मी विलास रस दे दें, नस से दे दें तो ठीक हो जाता है। नहीं, वो तो आपने बताया दे दिए, जैसे मान लीजिए वो तो मेडिसिन फॉर्म में हो गया, लेकिन मेन तो ये हार्ट की हो गई ना प्रॉब्लम। हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जो भी है लो बीपी, ये रक्त और रक्त उसका सर्कुलेशन कम हो रहा है।
मैम मैंने दिया था उसको एक उसमें सॉरी वो सर रस आपसे पाचक और सूज शिखर, पर उससे ठीक नहीं हुई थी वो अभी। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। सर ये सर मतलब उसका मुझे प्रॉपर ऐसा लगता है डाइजेशन ठीक करवाइए मैम। सर, मुझे ये लगता है कि उसका प्राण मतलब हम जो मतलब मेरे पास भी पेशेंट आई थी ऐसे लो बीपी की, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ अनुभव के हिसाब से। तो वो पेशेंट को मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उसको मतलब बीपी लो हो रहा था काफी, और उसको कफ कफ की शिकायत थी, पहले भी हिस्ट्री रही है। तो जो आपने ये बताया ना लक्ष्मी विलास रस, अब ये तो आपने पानी में डाल के लेने के लिए बोला, जब हमने ऐसे भी उसको गोलियां दी ना तो उसका बीपी नॉर्मल हो गया। और उसके बाद में मैंने उसको कुटकी और नीम और वो मतलब उसकी चटनी बना के भी दी। मुझे लगा लंग्स में कुछ इन्फेक्शन या रहेगा या हार्ट की कोई ये पैथोलॉजी जुड़ी होगी। तो अब कैसा है ना, वो पेशेंट काफी ठीक है, मतलब उसको बीपी भी नॉर्मल हो गया और उसकी मतलब कफ वाली तकलीफ भी दूर हो गई। तो क्या ये कफ के वजह से भी बीपी लो हो सकता है? हाँ, कफ कम था क्या? कफ हाँ कम था, लेकिन था सर, उसको काफी दिनों से ना वो गले में खखार खखार रही थी। अच्छा, कफ और ज्यादा था। हाँ नहीं, ये एक स्वतंत्र व्याधि परतंत्र व्याधि की तरफ से कुछ हो सकता है। मेन उसका रस और रक्त का ही हमें देखना पड़ेगा। अच्छा। हम्म। वैद्य जी कफ के मंद गुण की वजह से हो सकता कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी विलास को रिस्पॉन्ड करती है पेशेंट। हाँ सर, वही मैंने रिस्पॉन्ड किया उस पेशेंट ने, उससे इसके ही मैं कह रहा हूँ। मैम इसमें ये भी है ना, जैसे चरक जी ने बोला था मैम इसमें ये भी है ना, जैसे चरक जी ने बोला था जो पित्त प्रकोपित आहार लेते हैं ज्यादा, वो हृदय में चला जाता है वायु की वजह से। और उसमें से जितने हार्ट से जितनी भी हमारी वेन्स वगैरह निकली है उसमें हमारी शाखा में आ जाता है और पूरे बॉडी के अंदर फैल जाता है। और वहाँ कफ और वहाँ पे कफ वायु जो है ना, वो रक्त को भी दूषित कर देते हैं। अब वहां पे कफ भी दूषित हो गया और वायु भी दूषित हो गया, फिर उसके बाद रक्त की दूषित आ जाती है, फिर उसके बाद फिर त्वचा और मांस में भी आ जाता है सारा। मतलब बेसिक पैथोफिजियोलॉजी तो यही रहती है वहाँ कफ का, इसलिए इन्वॉल्वमेंट लक्ष्मी विलास रस का यही बेसिक पैथोफिजियोलॉजी होगी। क्योंकि जब शाखा के अंदर जाता है तो वो कफ और वायु जो है ना रक्त को दूषित कर देते हैं, वहां से कफ तो हटा सर दिया। तो सर यहाँ पे बीपी जो लो हो रहा है उसमें इसीलिए इसका रोल मतलब ये वहाँ पे कफ आवरण की। जन्य संप्राप्ति लग रहा है। हाँ तो जो आवरण जन्य हम तो आवरण तो रहेगा ही रहेगा सर। पित्त जो हार्ट का पहले कफ का और वायु का जो इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर रक्त की दोस्ती होती है और फिर त्वचा और मांस में चला जाता है। जी इसमें कफ का तो वो आवरण रहता ही रहता है सर। जी और वो लक्ष्मी विलास रस से कफ का आवरण हटेगा और उससे बेनिफिट होगा। जी। और वो लक्ष्मी विलास रस स्टिमुलेट करता है हार्ट के मसल्स को, कार्डियक मसल्स को। जी। और इत्तेफाक से सर उसको ना मैंने एक एक मेरे पास सैंपल था मतलब कार्डियक पे ही काम बल देने के लिए, तो वो भी मैंने पिला दिया। तो बंदा बहुत खुश है, मतलब वो पेशेंट जो लेडी पेशेंट है उसको काफी मतलब वो कह रही थी इतनी एलोपैथिक दवाइयां खाई उसने कफ के लिए, एंटीबायोटिक ये वो, कुछ आराम नहीं मिला। बट हमारा लक्ष्मी विलास रस कुटकी नीम और दारू हल्दी का जो मैंने चटनी बना के दिया उसको उसको राहत मिल गई। तो आपने तीनों और को ठीक कर दिया ना सर। लक्ष्मी विलास हाँ से कफ ठीक हो गया, नीम हाँ से रक्त की दोस्ती भी साथ साथ ठीक होगी, ठीक है हाँ। ना, और एक कुटकी से जैसे और एक लीवर का स्टिमुलेशन हो। और एक बल औषधि उसको हार्ट की मैंने ऐसे चला दी है, मेरे पास सैंपल पड़ा था, कार्डियोमेट करके एक है किसी कंपनी का, तो वो मैंने ऐसे दे दिया था उसको युद्ध दौर के साथ। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। सर एक्चुअली एक पेशेंट था सर, उसको ऐसे ही हुआ था सर, उसको बीपी बहुत कम हो गया था, वो कम होके गिर गई थी। अ, उसका 65 इयर्स एज था। सो उसका अम्ल पित्त का हिस्ट्री था सर। उसके बाद में मैं आप जैसे बोले थे कि नारदी लक्ष्मी विलास रस मैं ऐसे ही दिया सर 10 दिन तक। उसके साथ आम्ल पित्त मिश्रण सिरप और आमापाचक वटी दिया सर आपका। सर उसके बाद में 10 दिन के बाद उसका बीपी तो 90/60 हुआ था सर उस टाइम पे। जी सर 10 दिन के बाद पूरा नॉर्मल हो गया सर उसका बीपी। सो मैंने एक पेशेंट का ऐसा किया था सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। 10 दिन में ही हो गया सर। जी। हाँ सर। धन्यवाद थैंक आपका। यू सर। जी और सर सर ये बीपी कोई कोई और केस? स्वतंत्र व्याधि तो होती नहीं है, डायरेक्टली तो कोई इतने व्याधि होती नहीं, कोई व्याधि के पीछे इसका ये एक लक्षण है, लो बीपी हाई बीपी। कोई नहीं कोई उससे कोई और व्याधि का जैसे पूर्व रूप होता है तभी लो बीपी रहता है। जैसे अब लो बीपी किन को लोगों को रहता है, जिनका खान पान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लिक्विड डाइट कम लेते हैं,
तो उनको तो रहेगा ही रहेगा, जिनका खाने का पीने का शौक भी इसका एक बेसिक कारण रहता है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है सर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली अब मान लो कोई आदमी पूरा दिन खाना नहीं खाएगा, उसका बीपी तो लो रहेगा ना, रहेगा। तो उसमें हेतु क्या मिला, हमने भी उसके पूरा प्रॉपर उसने खान पान सही नहीं किया, तो उसमें हमने लिक्विड डाइट का ज्यादा करना है। कई लोगों को शौक की वजह से हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से, तो हमने उसको मनोवय स्रोतस पे काम करना। मतलब मैं सोचता हूँ सर, ब्लड प्रेशर एक मतलब लो ब्लड प्रेशर एक, जैसे कहते हैं ना बीपी हाई हो गया, अब उसका बीपी हाई क्यों होगा, क्रोध आएगा, क्रोध से हार्ट का और अगर तो तब भी बीपी हाई होता है। मतलब इसको डायरेक्टली व्याधि ना मानने के बजाय इसके पीछे कोई ना कोई हेतु जानना चाहिए। मतलब हम एक बार सोचते हैं, गांव में तो यही रहता है, कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तेरा बीपी हाई हो गया, तेरा बीपी लो हो गया, वो फिर एक बार बीपी को अप करने वाली दवाई देते हैं, फिर एक बीपी को डाउन करने वाली दवाई देते हैं, यही रहता है मतलब सारा सिस्टम। तो मेरे अपने अनुसार भाई, मैं जो अपनी प्रैक्टिस में सोचता हूँ, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा, बीपी मतलब एक डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे उसका और कोई व्याधि रहती है, उस व्याधि पर जाने की कोशिश करें और फिर उसमें ज्यादा ब्रॉड सोचे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। पवन सर सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा हम लोग जैसे अगर सोचे भी कि जब तक हम उसके पीछे का रीजन नहीं जानेंगे, क्योंकि बहुत हद तक ये हमारी मतलब पूर्ति कर देता है लक्ष्मी विलास रस। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे, सर ने अभी सर का जो लो बीपी का लेक्चर था वो सबको सुन लेना चाहिए, जिसको थोड़े बहुत डाउट्स हैं, उसमें सर ने बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं। तो मतलब अगर हेतु पे हम लोग देखते हैं तो उसमें ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई पेशेंट अल्कोहलिक है, और पेशेंट अगर अल्कोहलिक है और मान लीजिए कहीं ना कहीं उसका यकृत की दृष्टि चल रही है, तो अगर वहां पे रक्त का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे सोचें कि जैसे हम ब्लड प्रेशर के बारे में सोचते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रेशर, फोर्सफुलनेस ब्लड में नहीं है। तो वहां पे रक्त की अगर हम दृष्टि पे कार्य करते हैं, तो वो रक्त का जब संचरण अच्छे से शुरू हो जाता है, तो वो लो ब्लड प्रेशर भी अपने आप ठीक हो सकता है। और ऐसे केसेस में अगर ब्लड सप्लाई थोड़ा थोड़ा अगर कम रहेगा, और अगर हम थोड़ा सा योगासन भी पेशेंट को बताते हैं, और जैसे सर हमेशा बताते हैं मर्म तल हृदय मर्म का स्टिमुलेशन है, और अगर सर्वांगासन वगैरह करते हैं, तो ब्लड फ्लो जो अगर होगा, अगर वो प्रॉपरली होने लगेगा, तो भी लो ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। जी सर। मैम होता ही है, लो जैसे ब्लड जो फास्ट रखते हैं लोग लो ना। ब्लड प्रेशर अगर हो तो फ्यूचर में मतलब क्या दिक्कतें मतलब बंदे हेतु को? जानो ना आप, उसका हेतु हेतु पांडु जानो। भी हो सकता है, अभी हम लोग पांडु पढ़ रहे हैं, अब उसमें बहुत सारे पूरे का देखिए लक्षण पांडु में अगर आएंगे तो डेफिनेटली लो ब्लड प्रेशर होगा उस पेशेंट का। तो वो अगर हेतु हम लोग जानेंगे तो उस हिसाब से वो लक्षण आगे देखेंगे। अगर मान लीजिए अल्कोहलिक पेशेंट है, तो उसमें यकृत दृष्टि का और आगे आगे आपको सिम्टम हिपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं। और फिर की पांडु के तो कॉम्प्लिकेशन अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो उसके फर्दर पांडु के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उस पेशेंट में। तो मतलब आई थिंक सो ऐसे पेशेंट को हमको अनट्रीटेड ना छोड़ते हुए इसका हेतु जरूर एक बार फाइंड आउट कर लेना आपकी जानकारी मतलब लो बीपी के और क्या कारण? अभी हम पांडु तो डिस्कस कर ही रहे हैं, जैसे उसमें पांडु भी नहीं है, लीवर के कोई विकार भी नहीं है, जैसे मैंने कहा ना कि कफ हो गया, उसका मैंने वो अंदाजा लगाया और इधर तो उधर जैसे सर ने बताया ना, आवरण जन्य सब प्राप्ति कुछ होगी उसमें, उस पेशेंट में, तो उसमें ये कॉज हो सकता है, क्योंकि कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो तो हमारे केस टेकिंग के ऊपर है अब कारण तो क्या सर मिल ना, जाए। मेरी सुनो और बात, कई बार आप जैसे ऐसे भी होता है कि हम लोग कारण फाइंड आउट नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि पेशेंट इज नॉट विलिंग टू डिस्कस द केस इन वेरी डिटेल्स। ऐसा मेरे मेरे साथ अक्सर होता है, क्योंकि आप मतलब पेशेंट जैसे किसी छोटी चीज के लिए, मैडम मेरा लो बीपी है, या तो फिर या हाई बीपी आपने कह दिया, कोई पेशेंट इसको लेके आया, अगर अब आप उसकी हिस्ट्री लेने जाएंगे तो कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि दे आर नॉट विलिंग टू डिस्कस इन डिटेल्स कि क्या हेतु हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं, ऐसा पेशेंट बताते ही नहीं है। ऐसे पेशेंट्स में हमको तात्पुरता मतलब उस समय के लिए, अगर मान लीजिए वो पेशेंट नहीं तैयार है, तो अगर हम उसको उस समय के लिए हम रिलीफ दे देते हैं, और जब सेकंड विजिट में हमारा पेशेंट आता है, तो उस टाइम पे अगर हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हेतु हमको तब मिलते हैं एट फर्स्ट टाइम, जो हमको पता ही नहीं चल पाता है। क्योंकि मैं मतलब पर्सनल मेरी प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट अपनी कुछ छोटी छोटी कंप्लेंट्स लेके आते हैं, उस समय वो डिटेल्स शेयर ही नहीं करना चाहते हैं, मतलब ना चाहते हुए भी मुझे उस समय के लिए सिम्टोमेटिक उनको मेडिसिन देनी पड़ती है। लेकिन जब पेशेंट को फायदा होता है, और उसके बाद जब पेशेंट सेकंड फॉलोअप में आता है, तब मैं वही चीज फिर से पूछती हूँ, तो मुझे वहां पे आंसर्स मिलते हैं। जी सर। सर बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पेशेंट डिहाइड्रेशन है, मान लो कि सुबह से लेकर शाम तक प्रॉपर खाना नहीं खाया, तो लो बीपी तो रहेगा ही रहेगा पेशेंट को।
और अब जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, सारा दिन बेड के ऊपर ही बैठे रहते हैं, वो कफ जन्य आवरण तो उनमें रहेगा ही रहेगा। डायबिटीज वालों को भी हो जाता है। और जिनका इतना सारा न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होती है उसमें भी रहता है। मनोवैस रोतस जिसका बिगड़ा जाए उसमें भी रहता है। ये तो आपको कारण तो ढूंढने से मिलेगा ही मिलेगा ना। कई लोग बहुत ज्यादा फास्ट रखते हैं, उनमें मिलेगा ही मिलेगा आपको लो बीपी। न्यूट्रिशन जिसका प्रॉपर नहीं है उनमें मिलेगा ही मिलेगा। धूप में ज्यादा काम कर लिया, सेवन कर लिया धूप का, तो उसमें डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा, पित्त का भी प्रकोप तो होगा ही हो उसमें। तो उसमें भी आपको लो बीपी मिलेगा ही मिलेगा। मतलब एक बार प्रॉपर हेतु पांडु इसमें जैसे ये रहा, पांडु का तो चल ही रहा है। तो खून की अगर किसी में आयरन, खून की किसी में कमी रहेगी तो उसमें भी लो बीपी रहेगा ही रहेगा। ये तो कोई अच्छे से नहीं सोया पूरी रात और सुबह सारा दिन उसकी सारी एक्टिविटी वो रहेगी तो उसमें भी लो ब्लड प्रेशर मिलेगा ही मिलेगा। अब मान लो पूरा दिन आदमी ने धूप में काम किया और वो उसका बीपी लो हो गया, तो हमने वही सोचना है ना उसको क्या देना है। हमने रस धातु को प्रेरण के लिए उसको लिक्विड डाइट ज्यादा देनी। हम यही तो कहते हैं ना, नींबू पानी पी लो, नारियल पानी पी लो, लिक्विड ज्यादा ले लो, हो जाता है पेशेंट ठीक। जी। और सर एक सर का आर्टिकल था जमदग्नि सर का, उसमें बड़ा अच्छा लिखा था। और वंदना मैम ने एकदम स्टार्टिंग में हमको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया, वो अभी फिर से एक बार रिपीट करूंगी। जैसे मैम ने बताया कि आहार बहुत हद तक डिपेंड करता है पांडु से रिलेटेड सिम्टम के लिए। तो इवन आहार जो है हमारे शरीर में किसी भी तरह की, अगर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी कहीं पे भी हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन B12 की ही मान लीजिए डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, तो विटामिन B12 में ग्रहणी दृष्टि, जब ग्रहणी की दृष्टि रहती है, प्रवाहिका वगैरह ऐसे सिम्टम रहते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होके तब आगे चल के ये संप्राप्ति बनती है। तो वहाँ पे कहीं भी किसी भी तरह की, चाहे वो रक्त की कमी हो शरीर में या किसी भी तरह की अगर डेफिशिएंसी आती है, और वहाँ पे अगर हम लोग हमारा षड रसात्मक आहार का पेशेंट को अगर हम बताते हैं, तो बहुत सारी डेफिशिएंसी वहीं से पूरी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आहार में हम लोग देखते हैं कि बहुत बहुत सारे पेशेंट जो हम लोग देखते हैं कि उसमें कटु तिक्त कषाय ये जो रह जाते हैं, हमारे मेन जो है जो हमारे रस हैं उसका सेवन नहीं किया जाता है, और बाकी रसों का लगातार सेवन चलता ही रहता है। तो इवन हमारी औषधियाँ भी इसलिए मैक्सिमम इसी रस की होती हैं, जिसके कारण वो वहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस करती है। तो अगर किसी पेशेंट में किसी तरह की डेफिशिएंसी है, तो ये जो हमारा पांच भौतिक रूप का जो आहार होता है, इसको अगर हम पूरी तरह से पेशेंट को अलग अलग रूप में, उसमें यूश में या अलग अलग उसके तरीके से उसको पेशेंट को बताते हैं, तो ये डेफिशिएंसी के बहुत सारे उत्तर हमको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो कांक्षा मैम इसमें ये भी तो देखा जा सकता है ना, जैसे बहुत ज्यादा मैसिव ब्लीडिंग रहती है, चाहे वो परवजाइनल ब्लीडिंग हो या रेक्टल ब्लीडिंग हो, उसमें भी तो पांडु रोग कितना ज्यादा रक्तचाप के कितने साथ है, तो उनमें तो लो बीपी रहेगा ही रहेगा। ये हिस्ट्री लेडीज में तो वो तो जरूर है ही। पूछनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अगर हम बहुत डिटेल में जाएं, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बताया, आकांक्षा मैम ने, कमल सर ने, लेकिन अगर हम बहुत डिटेल में जाएं और बात करें, तो देखिए जो हमारे पास, अगर हम देखते हैं कि ये स्पेशली लो बीपी की बात जो चल रही है, तो अगर हम बात व्याधि की बात करते हैं, बात व्याधि में बहुत अच्छे से सारी बातें बताई गई है। और उन्होंने इतना भी बताया है कि जो हमारे 5 वायु है, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, तो उनके कुपित होने से कौन कौन से लक्षण स्पेशली आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मेरा सोचना है कि अगर हम इस केस में, ऐसे केसेस में अगर हम सिंपल जैसे आहार रस पे कार्य करें, और जो सार और किट के विभाजन पे कार्य करें, हम ग्रहणी दृष्टि पे कार्य करें, और हम उसके बाद रस धातु पर कार्य करें, तो ये जो प्रॉब्लम है लो बीपी की, इससे हम बहुत ज्यादा जो है वो कहना चाहिए अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। क्योंकि जो कॉजेज अभी पवन सर ने गिराए हैं, वो सारे कॉजेज जो है वो रस धातु का क्षय कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हमें आहार पे और उसके जो उसका कहना चाहिए जो बिहार है, जिस हिसाब से उसकी लाइफ स्टाइल है, उस पर भी फोकस करना है। साथ में थोड़ा हमें अगर शास्त्रों को देखना चाहते हैं, तो 80 प्रकार के वात विकार बताए उन्होंने। तो अगर हम कॉमनली नहीं सब जान पाएंगे, तो भी हम इतना देख पाएंगे कि यहाँ पे किस तरह की वायु की दृष्टि हमें लग रही है। कि प्राण वायु की दृष्टि होती है, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि हमारे प्राणवायु में जो दृष्टि होगी, इसका मतलब है कि प्राण जो है वो कहते हैं ना कि चक्कर आके गिर गया, तो कहीं ना कहीं वहां
जो है हमारी रस धातु तो कुपित कम हो रही है, उसके साथ साथ उसका असर जो है प्राणवायु पे पड़ रहा है, या प्राणवायु कुपित होकर जो है वो रस धातु का वर्धन नहीं होने दे रही है। तो इस तरह से अगर हम मतलब कहते हैं ना कि अंशांश कल्पना के हिसाब से ऐसे केसेस को देखते हैं, तो हमको बहुत अच्छे से इसका चिकित्सा सूत्र भी और इसके दोष दूसरे समुच्चय का विघटन करने में भी हम लोग पाएंगे। तो मेरा मानना यही पर है कि यहाँ हमें आहार के जो सार्किक विभाजन पे काम करना है और गृहिणी दृष्टि पे काम करना है, रस धातु का वर्धन करना है और उसको उस तरह के औषध द्रव्य देने हैं जिससे कि रस धातु की अधिकता बने और अच्छी रक्त धातु भी बने, और हृदय थोड़ा सा जो है वो और अच्छे से स्टिमुलेशन हो, या उसे हृदय पदार्थ या हृदय औषधि जो गण हमारे आए हैं उस पर कार्य करेंगे। तो ये प्राणवायु और हमारी जो स्पेशली समान वायु, इस पे दो पे अगर हम अच्छा वर्क करेंगे, और अपान वायु, तो ये अनुलोमन भी बहुत जरूरी है। अगर अनुलोमन नहीं होगा तो फिर वो प्रॉपर ब्लड प्रेशर हमारा बॉडी का मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो वायु धरा कला जो ये वर्ड आया है उसको लेके और पित्त और कफ से अगर हम प्रॉपरली काम करते हैं, तो क्योंकि लक्ष्मी विलास रस के अगर आप कंटेंट पढ़ेंगे तो वो त्रिदोष शामिल कंटेंट है और वो तीनों दोषों पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। और वहां हम जल में मिला के देते हैं तो इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि वो रस धातु की वृद्धि कर रहा है, अचानक उसको तुरंत जो है वो पीड़न कर रहा है। तो यहाँ अगर इस बेस से काम करे जाए तो मुझे लगता है और अच्छा रिजल्ट आएगा। जी सर। पाठक सर, आप इसके बारे में और कुछ थोड़ा सा बताएं। मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अनुरिता मैम का कोई अनुभव सुन लें। अनुरिता मैम, आप हैं क्या? सबका सुनो ना सर। हाँ, अनुरिता मैम, सकट मैम, शायद अनुरिता मैम सुन नहीं पा रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप क्या क्रिकेट खेल रही हैं? हाँ सर, मैं ग्राउंड पे होते हुए समय। आप बताइए, आपका कोई एक्सपीरियंस बताइए पांडु रोग से रिलेटेड। सर, पांडु रोग और अग्निमांद्य ये तो सारे डिसीज के प्रीकर्सर, मतलब हेतु ही इसी से जनित व्याधियां दिखती है, या कॉम्प्लिकेशन में भी पांडु बहुत इजीली दिखता है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अगर आपको याप्यत्व देखना है तो जब तक आप रस रक्त धातु को सिक्योर नहीं कर लेते, मतलब पांडु अगर आपसे रिकवर नहीं हो रहा है तो आपको सिर्फ याप्यत्व मिलता है। यूजुअली जो किडनी फेलियर है, हार्ट डिसीज पेशेंट है, अभी मैम और इनका सुन रही थी, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। देखिए, हमारे पास में बहुत अच्छी तरीके के मेडिसिन और बहुत अच्छी तरीके के योजनाएं हैं, लेकिन हर बार हमने सिर्फ लोह देना या फिर लोह के जो भी कल्प है वो यूज करने से पहले आपको अग्नि पे ही काम करना पड़ता है। हमारे आज आप जो पांडु सिखा रहे हैं 4 दिन से, जो हम ज्वर के बाद में पांडु और बाकी की सारी चीजों का बेसिक्स कंसेप्ट ले रहे, तो कल भी किसी केस में किसी ने पूछा तो उसको 1 महीना तक ज्वर था, 1 महीना तक, और उस 1 महीना तक उसने मॉडर्न की कुछ मेडिसिन ली होगी। तो सबसे पहले जो गृहिणी कला दूषित होती है ना, बिकॉज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, तो वहां पे उसका जो हमारा सार्किट विभाजन और हमारा पाचन क्रिया वो इतना बिगड़ जाता है कि आप उसको रेगुलर पर्पज से दीपन पाचन और शोधन देने चाहिए। मैंने तो ऐसे ट्रेंड बना लिया सर कि पेशेंट का अगर कॉस्मेटिक पर्पज से भी आता है, उसका सिर्फ 1 हफ्ते से भी पित्त की संप्राप्ति बताता है या अम्ल पित्त बताता है या कोई, तब भी मैं उसको शोधन कराती हूँ अगर उसका अग्नि अच्छा है तो। और जो ये डिफिकल्ट डिसीजेस है, जो क्रॉनिक डिसीजेस है, जब तक वो हमारे कंप्लीट आईसीयू से बाहर नहीं आता है या फिर कुछ चलता वगैरह घूमता नहीं, वहां पे आपको कुछ नहीं तो दाड़ीमास्टक चूर्ण है, इंगवाष्टक चूर्ण है, उसके साथ में आपको अग्नि और रक्त प्रसादक द्रव्य देने पड़ते हैं, क्योंकि आप कितना भी उसका, बिकॉज उसका मॉडर्न मेडिसिन आप बंद नहीं कर सकते हो, मतलब इन शॉर्ट उसका कंप्लीट हेतु बंद नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म मेरे पास में सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट आए थे और जो थैलेसीमिया वगैरह आते सर, उनमें क्रॉनिक अग्निमांद्य की ही संप्राप्ति दिखती है या फिर विरुद्धाशन वगैरह सारी चीजें दिखती है, या उनका लाइफस्टाइल में, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जो भी वो खाते हैं उससे उनका प्रॉपर सार्किट विभाजन नहीं होता है। इन मॉडर्न अगर हम बोले तो देयर पूरा जो जेजुनम, डेड्यूनम, डिओडेनम एंड इलियम, ये 3 जगह पे अगर आप मॉडर्न मेडिसिन काम ही नहीं करते तो इसकी वजह से आप कितना भी बिटकोफॉल दीजिए, कितना भी B12 का डिफिशियंसी का मेडिसिन दीजिए, उनको रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन जैसे आप आयुर्वेदिक शुरू करते हैं, सिंपल योग है, तप्यादि लो है, आपका धात्री लो है,
उसके बाद में जितने आप यकृत और प्लीहा और इस पे काम करते हैं, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। स्पेशली सर मेरे पास में मुझे डिफिकल्टी जो आती है वो किडनी फेलियर इंड्यूस्ड एनीमिया जो रहता है वो बहुत, क्योंकि एज पर मॉडर्न हीमोपोइटिन सिस्टम जो है वो पूरी तरह से सिस्टम ही खराब हो जाती है। लेकिन एज पर आयुर्वेद आप जैसे जैसे क्लेद जन्य संप्राप्ति कम करते हैं, श्रोतारोग जन्य संप्राप्ति कम करते हैं, उसका जैसे मूत्रल प्रजन मूत्रल जो हम जनन है उसके ऊपर जब काम करते हैं, उसके बाद में जब उसका क्लेद कम होने लगता है, उसके बाद में अग्नि दीप्ति के रक्त प्रसादन होने लगता है। उससे पहले आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे मतलब 5, 6, 7 ग्राम वाले जो HB और 10 और 11 के बाद में जो क्रिएटिनिन लेवल रहता है, वहां पे ये पांडु बहुत तकलीफ देता है। और होता क्या है, पेशेंट इतना दिन और इतना बल उसका हानि हो जाता है कि आप भ्रूत कल्पना या बड़ी कुछ कल्पनाएं दे नहीं पाते हो, या जिसे बोलते हैं परपटी और ये सारी चीजें यूज करने के बाद में रस कल्पना में भी बहुत कुछ बंधन आता है। पेशेंट जब आपके धीरे धीरे करके उसको संयम रखना पड़ता है, उसके बाद में हेतु उसकी जो भी है जहाँ पे कार्डियोमेगाली या फिर कार्डियक रीजन की वजह से जो पांडु, वहां पे एग्जैक्ट संप्राप्ति जो आयुर्वेद में बोली गई है वो मिलती है। और रसपाचक रक्तपाचक का बहुत सुंदर रिजल्ट मिलता है अपार्ट फ्रॉम अदर मेडिसिन। तो मुझे यही लगता है कि 90% लेडीज पांडु के बाद में उनको सारी गर्भाशय की तकलीफें या PCOD या उनका साइकिल का प्रॉब्लम है। तो वहां पे अग्नि मतलब आजकल अग्नि दीपन और अग्नि मांदिकी से ज्यादा वो खुद होके अपना जो ईटिंग लाइफस्टाइल है वो खराब कर रहे हैं। मतलब आप यंगस्टर्स बच्चों को देखेंगे ना, तो बिलीव कीजिए सर, उनका पौष्टिक खाना ये है ही नहीं। उनका सारा जंक, सारा जो भी चीजें ऊपर की मात्रा में लेते हैं, और वो बोलते कि हमें भूख नहीं लगती। सर भूख लगती है उन बच्चों को, ये जो यंगस्टर्स बच्चे हैं, लेकिन वो उस भूख के वक्त में जब अग्नि प्रदीप्त है तब तीक्ष्ण विदाही या फिर पित्त खराब करने वाला या वात प्रकोपित करने वाला आहार लेते हैं, जिस वजह से अग्नि दूषित होने के बाद में पांडु बहुत इजीली लॉन्ग स्टैंडिंग। लेकिन लोगों को क्या है सर, बिना स्टैंडर्ड एसेसरीज या ज्वेलरी के बगैर चल नहीं पाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं लगता कि हमारी जो सिस्टम्स है, हमारी जो भी स्रोतस है, उसका भी कुछ एक ये रहता है, डूज एंड डोंट्स रहता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता। कई साल तक ऐसे एनीमिक लक्षण लेके कई सारी डिफिशियंसीज के साथ में चलते हैं। और उनको हम जब बोलते हैं तो आयुर्वेद बहुत सारे अंकुश लगाता है, पथ्य लगाता है, ऐसे बोलते हैं लोग। बट बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलते हैं आप आयुर्वेद के हिसाब से चलोगे तो। और दूसरा भी जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है और ये तो मुझे इससे कुछ नहीं होता है, तो लो बीपी के लिए एलोपैथ में तो कुछ भी दवाई नहीं है सर, विश्वास कीजिए, क्योंकि माई सेल्फ आई एम लो बीपी पेशेंट। तो उसके ऊपर का मैंने बहुत सारा मॉडर्न, जब कोई मतलब मेरा बहुत गंदी आदत है, कोई भी सुपर कंसल्टेंट दिखता है ना किसी हॉस्पिटल का या किसी सेशन में, मैं उसको सबसे पहले ये सारी संप्राप्तियां उनके हिसाब से पूछती कि व्हाट यू हैव द एस्पेक्ट फॉर लो बीपी, हाउ वुड यू ट्रीट। तो सर उनके पास में इसका कोई आंसर, कोई क्वेश्चन या कोई फैक्टर नहीं रहता, और उनका एक सिंपल लैंग्वेज रहता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब जिसका कोई हेतु उनको नहीं मालूम है। भाई ये इन्फेक्शन क्यों, जैसे अभी एलिफेंटाइटिस की फिलारियासिस के पेशेंट है तो उसका हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर उनको पूछा जाए कि ये एनीमिया रिकवर क्यों नहीं हो रहा है 6 साल से वो B12 और डिफिशियंसी में, तो बोलते इडियोपैथिक क्रॉन्स डिसीज होगा या ऐसे। लेकिन उनको इसका रास्ता नहीं मालूम है कि किस तरीके से। आप विश्वास करेंगे सर, अलॉन्ग विद द्रव्य चिकित्सा, अलॉन्ग विद भौतिक चिकित्सा, अगर आप स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो संप्राप्तियां है वहां पे आप ओंकार देते हैं, आप माइंड हीलिंग पे काम करते हैं, और उनकी श्वसन व संस्था सिर्फ लंग्स को अगर आप अच्छी तरह से ये देते हैं ना, तब भी सर उनका बीपी विद इन 1 आवर अगर 90, 60, 90, 54, फिलहाल है मेरे पास में ऐसे पेशेंट, सर उनका वो बीपी 100 के अबव बहुत अच्छी तरीके से विद इन फ्यू मतलब आवर्स में तो आप चेंज करते हैं, लेकिन उसको आप जैसे लाइफस्टाइल में डाल देते हैं कि उसका खान पान, उसका सही टाइमिंग, उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल बंद करके, और उसको एक 45-1 आवर का वर्कआउट और माइंड हीलिंग और मैं कुछ सेल्फ हिप्नोसिस देती हूँ सर, उससे लो बीपी के पेशेंट बहुत अच्छी तरह से इसमें, उसके साथ में रसपाचक रक्तपाचक खास करके प्रीनन देने वाली दे। अभी ये जो फिलहाल के हालात है, फिलहाल का डिहाइड्रेटिव समर्स चल रहा है, उस इसमें तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। लो बीपी वालों को बहुत जल्दी वो डिस्निक हो जाते हैं। तो आई फील दैट कि पांडु जब तक आप रिकवर नहीं करते तब तक पूरी संप्राप्ति भंग ही नहीं होती है। यू शुड ट्रीट वेरी इजी। थैंक यू सर।
थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर विकास कुमार जी, आप कुछ बताना चाहते हैं सर? आपका कोई एक्सपीरियंस? संत कबीर नगर के डॉक्टर जी, शायद सर सुन नहीं रहे। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर मीना नागर जी, कुछ बताइए आप लोग। एक डॉक्टर LM जोशी AMO, कोई नए डॉक्टर आए हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए पांडु रोग से रिलेटेड आप लोग। डॉक्टर विनीता जी, डॉक्टर सरोज देसाई मैम, डॉक्टर रोहित शर्मा जी, कुछ बताइए आप लोग प्लीज। डॉक्टर वर्षा कौशिक जी, हाँ जी बताइए। जी प्रणाम सर। जी सर मेरे पास भी ना कल 2 पेशेंट्स आए पांडु के। उनमें से जो एक था डायबिटिक था, जो आपने इसमें हेतु बताया ना, वो अधिक व्यायाम करना, खटाई, नमक, वो सारे उनमें थे। मदिरा भी अधिक पीते थे, बस मिट्टी का तो नहीं था। दिन में सोते भी थे वो, तीक्ष्ण वस्तु भी ज्यादा ले रहे थे। अभी मैंने उनको सर IBS की भी, ग्रहणी की, दृष्टि की भी प्रॉब्लम है उनको। उनको सर मैंने अभी तो रस और रक्तपाचक शुरू किया है। आगे सर उसका मैं कैसे, जैसे पहले ग्रहणी पे कार्य करूँ ना बराबर। सर, क्या दूं मैं उनको आप मतलब? दीपन पाचन अनुलोमन से शुरू करिए। अब आप दीपन पाचन अनुलोमन में क्या द्रव्य देंगी, आप बताइए, आपके पास क्या सर, है? सर वो डायबिटिक है तो फिर थोड़ा देख के आरोग्यवर्धनीय हिंग अष्टक चूर्ण दे सकती हूँ सर। हाँ जी, लवन भास्कर दे सकती हूँ। हाँ ऐसे हाँ दीपन सर, पाचन। उनको उनको सर ऐसे होता है जैसे 15 डेज कॉन्स्टिपेशन ही रहती है, 15 डेज उनको डायरिया ही रहता है, ऐसे ऑन एंड ऑफ उनका चलता रहता है। तो ग्रहणी दुष्टि है ना मैम? जी जी सर जी। हाँ, तो आप उसमें दीपन पाचन है, जैसे आप पित्त को भी सोच के चलो, हिंगवाष्टक जी चूर्ण है, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण है, ठीक है ना। ये जी आप उसके ऊपर वर्क पे निदान परिवार्जन किए। ज्यादा शराब पीता तो उसको बंद करिए, ज्यादा व्यायाम करता तो बगैर खाए उसको बंद करें, ठीक है जी ना। और ग्रहणी पे काम करें। ग्रहणी पे काम कर लिया तो आपका 80% मरीज वैसे ही ठीक हो जाएगा। खाना डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा, सार्किट विभाजन अच्छे से होगा, तो जी आपको सर। बेनिफिट होगा ही होगा। अब जो जितना न्यूट्रिशन है, सार्किट विभाजन नहीं होगा तो वो तो सारा बाहर ही निकल जाएगा, तो जी सर। पेशेंट को मिलेगा क्या? जी सर। सर एक और ऐसे ही पेशेंट था, उसको, वो हार्ट का पेशेंट था, उसको दो दो स्टंट ऑलरेडी डल चुके हैं। उनका जब 1 साल पहले हुई थी उनकी सर्जरी, तब उनका HB वो था जो 11 था। बट अभी मैंने तो इसलिए करवाया था क्योंकि उसको चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। जैसे वो चलता था उसको ब्रेथलेसनेस हो रही थी। अगर वो साइकिलिंग करता है तब उसको कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ जब चलता है तब उसको ब्रेथलेसनेस था। वैसे तो उनको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री भी थी। उनको भी, उनका भी जो है अभी पांडु के जो लक्षण दिख रहे थे, वो HB उसका भी 9 था, मेल पेशेंट था वो। अभी तो सर मैंने उसको वही दीपन पाचन अनुलोमक ही दिया है, जैसे रंड तेल, आरोग्यवर्धनी, वही दी है मैंने अभी उसको तो। जी सर और इसमें क्या, ऐसे ही करूँ ना सर मैं शुरू? बाद में रस रक्तपाचक और ताप्यादिलो वगैरह कुछ ऐड करूंगी उसको? हाँ ऐसे ही करिए आप। जी सर। पांडुरोग की चिकित्सा करते हैं तो मृदु अनुलोमक, मृदु विरेचन ऐसे द्रव्य देना है। घृत पान कराना है, दाढ़ी मादी घृत या नॉर्मल घृत, घृत पान करा के तब आप जी लौह कल्प दीजिए। रस पाचक, रक्त पाचक और लौह कल्प ऐसे दीजिए। जी सर। मैम जो स्टेंट वाला पेशेंट है ना, उसका हेतु निकालो। मोस्टली मॉडर्न में क्या करते हैं, सारा दूध वगैरह, घी, दूध भी बंद कर दिया, घी भी बंद कर दिया, है सर, ठीक है ना। वो है, वो तो सर है ही है, हाँ वो तो तो फिर यहाँ पे है ही एलोपैथिक। वो आप तो ये, नॉर्मल पेशेंट हाँ को भी बंद करवा देते हैं वो यहाँ पे तो। हाँ, तो तो यहाँ वही पे बात है। आपने घृत, पाठक सर जी नमस्ते सर, हाँ आपने सर, यहाँ पे दीपन पाचन करके घृतपान वो अग्नि का संदूषण करने के लिए किया है। पांडु रोग जो रहता है ना, पांडु रोग में स्नेहांश की कमी रहती है, पेशेंट का स्किन ड्राई रहता है। ये पांडु रोग में आप देखिएगा, चरक संहिता में चिकित्सा देखिए, पहले वो शोधन किए और उसके बाद में स्नेहपान, स्नेहपान नहीं करेंगे तब तक वो पांडु ठीक ही नहीं होगा। यही मॉडर्न वाले जो टैबलेट देते हैं, आयरन टैबलेट देते हैं, वो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि स्नेहन होना बहुत जरूरी है, धातुओं में शिथिलता ही रहती है। सर अभी ना ये सब लेक्चर चल रहे थे ना, मैंने कहा ना मैंने अभी अभी शुरू करा है क्लिनिक, तो इतना प्रैक्टिस नहीं हो पाता था। तो मैंने ना, एक पेशेंट आया था, उसको आमवात की संप्राप्ति थी, बट आमवात के लक्षण थोड़े कम थे। तो मैंने शुरुआत ऐसे करी लंघन से, मतलब लंघन थोड़ा सा दिया, बोला भाई तू कर ले लंघन। और उसके बाद मैंने उसको लहसुनादी वटी और आम पाचक वटी दी है। तो उसका अभी 2 दिन हो गया, वो कह रहा है कि पेट नहीं ठीक से साफ हो रहा है। तो मैंने उसको एरंड तेल भी लेने को बोला रात में।
आज भी वो सुबह फोन कर रहा था कि उसका पेट नहीं साफ हो रहा था, क्या हो सकता है सर? यही रुक्षता बढ़ी है। वो क्यों नहीं पेट साफ हो रहा है? उसका जो मल है उसको स्नेहांश चाहिए, वो मल नहीं मिल पा। स्नेहांश की आप एरंड तेल दे रहे हैं, ठीक है, लैक्सेटिव दे रहे हैं, लेकिन एरंड तेल वो स्नेहन थोड़ी ना करेगा, तो केवल पेट तो साफ उसको करेगा। उसके पास मतलब घृत तो खैर वो पंचतिक तो घृत पड़ा हुआ है कि नॉर्मली पंचतिक घृत। दीजिए, नॉर्मल घी भी दे देंगे ना तो वो ज्यादा अच्छे से मल निकलेगा, बनेगा। अच्छा, मैं सोच रहा था कोई और दिक्कत तो नहीं ना, क्योंकि वो ऑलरेडी आम बात का पेशेंट है। उसने मुझे बताया है, मतलब मैंने जब हिस्ट्री ली तब पता चला, लेकिन उसके लक्षण उतने नहीं थे। आप मैं सोचा बैतरन बस्ती दे दीजिए, आम बात का पेशेंट है तो। जी ठीक है हाँ, सर। मतलब गोमूत्र, गुड़ का पानी, इमली का पानी, इसको मिक्स करके और उसका बस्ती दे दीजिए। ठीक है। प्रणाम सर। हाँ, आप मिनल मैम देती हैं बैतरन बस्ती? हाँ सर देती हूँ, आम बात के जब पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो सर उसमें देती हूँ वेटरन बस्ती। जी। सर इसमें मेरे को एक ये पूछना था कि जैसे कि अभी लो बीपी और पांडु पे चल रहा है डिस्कशन, तो अभी एक पेशेंट मेरे पास भी चल रहे थे, इसकी उनका भी वैसे वो आए थे मेरे पास हाथ पैरों की उनके पैरों की जलन के लिए। उनको पैरों में बहुत जलन रहती है और वो पुरानी पेशेंट है, उनको चित्र का ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत सालों लिया था। बट अभी इस टाइम उनको पांडु रोग के लिए भी पेशेंट है, क्योंकि उनका जो हीमोग्लोबिन है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पैरामीटर वो 10 से ऊपर नहीं जा रहा है, 10 पे ही रहता है, चाहे वो चुकंदर गाजर सबका जूस वगैरह ले रहे हैं बहुत लगातार। और मैंने उनको सर रसपाचक वगैरह दिया, स्टार्टिंग में रसपाचक भी दिया और हाथ पैरों की जलन भी उनकी चल रही थी, तो इसलिए वहां पर सर मैंने उनको प्रवाल पंचामृत भी दिया था। तो सर कहीं ये कोई प्रॉब्लम इसके कारण तो नहीं हो रही कि उनकी हाथ पैर की जलन भी ठीक नहीं हो रही है, और अभी पांडु भी उनका कवर में नहीं आया है, तो सर उसमें क्या हम ट्रीटमेंट के लिए और पित्तज पांडु है क्या आपको लग रहा है? पित्तज पांडु, इसमें आप क्या करिए, चरक संहिता में सूत्र स्थान में 4th चैप्टर में दाह प्रशमन गण है उसमें। सर मैंने उसका काढ़ा बना के उनको दाह प्रशमन गण का मैंने काढ़ा बनाया और उसका उनको मैंने बस्ती दिया था सर। बहुत बढ़िया। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट आते हैं जो पंचकर्म नहीं करना चाहते हैं, मैं सिंपल चंदन का चूर्ण और सारीवा, इसको मैं फांट बना के रोज पीने के लिए दे देता हूँ, बहुत अच्छा फायदा होता है। फांट चंदन ना सारिका देके का हिम, फान। हिम दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब पानी में चंदन पाउडर और सारीवा ये दे दिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सर उनका जो हीमोग्लोबिन लो रह रहा है, तो आपके अनुसार सर उसकी अग्नि अगर इतनी मंद है तो वो हम जब दवाइयां देंगे तो वो प्रॉपरली उनको वर्क भी करेगी कि नहीं, तो हम तरह से उनकी अग्नि दीपन का कुछ कार्य करना जरूरी है या फिर हम हाँ, अग्नि ये। दीपन करिए लेकिन पित्त प्रकोपक ना हो ऐसे। हाँ वही सर, वही तो मैं तो पूछना चाह इसलिए रही थी सर। तिक्त रसात्मक द्रव्य पे विश्वास करें। तो अग्नि प्रदीपन करना है तो रसपाचक, रक्तपाचक नहीं है क्या? ठीक। हाँ रस रक्त पाचक तो सर उनको दूंगी, अभी तो मैंने रस पाचक ही दिया था, रक्त पाचक नहीं दे पाई थी, मेरे पे था नहीं वो। जी। रस पाचक तो मैं शुरू कर चुकी हूँ उनका सर। जी। और तिक्त रसात्मक द्रव्यों को देते हुए सर उसके बाद में फिर सारीबाबा इसका फांट दूं चंदन का। जी। तो लोकल पेशेंट एप्लीकेशन। पेशेंट डायबिटिक है क्या मैम? मिनल मैम, हाँ जी। मेरा मैम पेशेंट डायबिटिक है क्या? नहीं पेशेंट डायबिटिक नहीं है सर, उसका वो भी लो रहता है, मैंने एक बार पहले शायद ये केस तो डिस्कस किया था। डायबिटीज भी मैम, लॉन्ग लो स्टैंडिंग रहता है डायबिटीज भी तो उसका भी तो एक बेसिक काज होता है ना, न्यूरोपैथी। सर, उनका बर्निंग। डायबिटीज ब्लड शुगर लो रहता है। ब्लड अच्छा शुगर लो इतना रे। लो रहता है कि उन्हें दिन में बूरा जो मीठा वाला वो होता है वो उनको खाना पड़ता है 100-200 ग्राम बूरा खाते हैं उनका। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, आपने कहा था इसके मस्तिष्क पे वर्क कीजिए, तो मैं शिरोधारा उसका कराया था, कर रहा है शिरोधारा उसका, और ब्राह्मी वटी दिया हुआ है मैंने उसको। और उनका सोडियम भी लो रहता है और उनका ब्लड शुगर भी लो रहता है। उनकी मॉडर्न मेडिसिन चल रही होगी जो बहुत हाई डोज में होगी मैम डायबिटीज की। इस टाइम कोई मॉडर्न मेडिसिन नहीं चल रही है, वो मॉडर्न मेडिसिन लेते थे पहले, पर एट प्रेजेंट वो कोई मॉडर्न मेडिसिन नहीं ले रहे हाँ हैं। तो मैम, लेकिन जो मॉडर्न मेडिसिन गए ना, ग्लाइकोमेट, ग्लाइसिपेज या फिर कुछ पायोग्लिडिजोन का कॉम्बिनेशन होगा, वो पेशेंट बहुत जल्दी लो शुगर लेवल और इसमें पहुंचते हैं। या फिर कुछ स्टैटिन चल रहा है का वो हिस्ट्री में भी होगा ना मैम, तो भी आपको इसको दिक्कत आएगी डील करने के लिए, 5 से 6 महीना लगेगा। मैम उसको एक बार शोधन करा लो, क्लासिकल शोधन करा लो। हाँ और शोधन उसकी के लिए सारे सर मैंने इसीलिए, हाँ मैंने विरेचन के लिए मैंने पहले उनका विरेचन ही प्लान किया कि मैंने किसी की दृष्टि तभी अधिक नहीं तभी की। आपको, क्योंकि वो उसका ना सारा रस से लेके सारी धातुओं का वो प्रॉपर वो नहीं हो रहा, ठीक है सर ना ना, मैंने रस बनना अच्छे से लहसुन आदि बना बटी रक्त। उनको 3-4 दिन लहसुन आदि बटी पे रखा, और लहसुन आदि बटी के बाद मैंने उनका घृतपान शुरू किया, और घृतपान में मैंने उनको पंचतिक्त घृत दिया था स्टार्टिंग में। वो घृत देने के बाद उनको 3 दिन के बाद ही घृतपान से वो मतलब वो नहीं कर पाए, उनको अग्नि इतनी मंद हुई कि उनको लगा कि मुझे खाने को नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं खा पा रहा हूँ, मेरा मोशन
जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, बिल्कुल हवा ही हवा निकल रही है और मोशन नहीं हो पा रहा है। तो मुझे उनको 3 दिन के घृतपान के बाद ही विरेचन प्लान करना पड़ा। मैंने अभी उनको नहीं दे पाया है प्रॉपर घृतपान भी, ये मैम पेट उसका में थोड़ा सा दर्द। बीच का रास्ता निकाल लो ना, जैसे अंजना मैम बोलती है ज्यादा घी तो मैम थोड़ा थोड़ा करके अग्नि दीपन दे दो, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा घी वो कर दो, बीच वो थोड़ा थोड़ा करके करो ना, एकदम पूरा प्रॉपर डोज में ना देके ना, थोड़ा दे दिया और दीपन पाचन उसमें फिर थोड़ा सा स्नेहन बीच में ऐड कर दिया, पूरा मतलब प्रॉपर डोज के हिसाब से ना जाओ। जब उसका सारा डाइजेस्ट होने लग जाए, अग्नि अच्छे से वो हो जाए, फिर ज्यादा घी पिला लो। हाँ सर, अभी 20 ml सुबह 20 ml शाम यही चल रहा था, उससे ऊपर वो जा ही नहीं पाया, उससे अधिक वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, तो वो मैं उससे अधिक नहीं दे पाई हूँ उन्हें अभी। मैंने आज उनका विरेचन प्लान किया सर, आज देखती हूँ विरेचन के बाद उनकी क्या कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होता है। अंजना मैम से पूछो एक बार इसके कैसे करें। अंजना मैम है तो अंजना मैम बताएं प्लीज। हेलो डॉक्टर अंजना मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद मैम बिजी हैं। सर इसमें दाढ़ी मादी घृत नहीं दे सकते? वो हाँ अग्नि दे सकते हैं ना। अग्नि को बढ़ा सकते हैं, सर मैं घृत हूँ काम सुन करेगा रही सर। थी इसमें। संजना मैडम आपको मेरे ही एक पेशेंट ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। मैंने उसको बोला जैसे कि आपने कहा, वो भी बोला कि हाँ मैडम आप पियेंगे पियेंगे, लेकिन वो नहीं ले पाया। तो मैंने क्या किया था, ऐसे पेशेंट के लिए थोड़ा सा उसमें, जैसे मैं पंचतीर्थ घृत लिखती हूँ तो साथ में पंचकोल चूर्ण भी लिखती हूँ। तो पंचतीर्थ घृत और पंचकोल चूर्ण जब मैं हो चुका लिखती है। हूँ तो उसमें जो है क्या होता है कि पेशेंट बोला अच्छा मैडम आप कह रही हैं तो मैं ये कर सकता हूँ। मैंने उसमें थोड़ा सा दाढ़ी मस्टक भी ऐड कराया था पंचकोल के साथ में। उसने घृत लिया और उसकी अपने से बैठ के मतलब बट्टी टाइप में गोलियां बनाई, और फिर वो आराम से 7 8 10 गोली खाता है सुबह शाम। तो कहता है मैडम मुझे अब बहुत अच्छा लगता है, मैं गुनगुने पानी से, नहीं तो फिर फलसिकादिक्वात या दशमूलकात जो मैंने उसको अनुपान बताती रहती हूँ वो लेता है, और उसको ना घी की प्रॉब्लम आई और ना पाउडर की प्रॉब्लम आई, मतलब चून लेने में भी दिक्कत नहीं होती। तो अगर आपका पेशेंट थोड़ा सा आपकी बात समझ ले तो उसको समझा दीजिए, और अगर वो घी के साथ में थोड़ा सा वो पाउडर बना के कम मात्रा में भी, मतलब फिर मैंने उसको यही कहा कि अब ऐसे मात्रा कम जाएगी तो आप सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले अगर इतना भी पेशेंट रहेगा तो अच्छे से उसका स्नेहन हो जाएगा। पंचकोल चूर्ण का घी के संग मिश्रण बना के गोली बनवा दो। हाँ थोड़ा दाढ़ी मस्टक भी मिला दीजिएगा। जी जी ओके मैम क्या क्या डोज होगा, मतलब कितना कितना डालेंगे? डिपेंड करता है एक ना बार मैडम पेशेंट पे, है ना। जैसे कि आपने 20 ग्राम ले लिया और उसमें आपने हाँ 5 ग्राम मिला दिया, 6 ग्राम मिला दिया, ठीक है। और फिर वो ओके पाउडर बना दिया, अगर पेशेंट ले लेता है, जैसे वैसे तो ये 3 3 ग्राम तक तो हम डोज दे ही सकते हैं। तो इस तरह हाँ से जी अगर हाँ वो जी। डोज बना के 2 बार या खाने से पहले 2 बार ले लेता है, सुबह और दोपहर में, रात में फिर बना लेता है, तो उसका रिजल्ट मिलेगा, तुरंत मिलेगा रिजल्ट। नहीं मेरा पूछने का ये मतलब था, उसमें फिर घी का अमाउंट तो काफी कम हो जाएगा ना मैम? हाँ जैसे एक जब चम्मच, गोली। जैसे 2 चम्मच हमने लिया मानिए 20 ग्राम, तो वैसे भी पेशेंट नहीं ले पा रहा है ना, उसको परेशानी हो रही है। तो 20 20 ग्राम जी मैम। करके अगर हम उसको 3 बार दे देंगे तो 60 ग्राम तो ले रहा है ना मैडम वो। जी मैम। जी थैंक यू मैम। वैद जी 7 बज गया। हाँ, इतना अच्छा डिस्कशन होता है कि टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं जी चलता। जी जी बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो अभी सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं। जी